बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे, लास्ट लेक्चर के अंदर आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स जो कर रहे थे, ठीक है, किए थे। तो उसमें लास्ट टू न्यूमेरिकल जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम न्यूमेरिकल नंबर 16 और 17 वो बच्चे रह गए, ठीक है। और उसको देखते हैं और फिर हम चैप्टर नंबर 16 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमें उसमें करना क्या है, ठीक है, पढ़ना क्या है, बेसिक्स जो हैं वो उसको हम देखेंगे उस चैप्टर की। तो स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर नंबर 15 है हमारा, उसके न्यूमेरिकल्स को। तो चैप्टर फर्स्ट जो हम आज का न्यूमेरिकल जो हमने करना है वो है न्यूमेरिकल नंबर 16। तो कहता है कि जो स्टेटमेंट है उसकी, वो कहता है कि कॉपर रिंग हैज़ अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 मिली ओम्स, ठीक है। अब ये रिंग है एक कॉपर की। तो कहता है मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ओवर द रिंग। कहता है हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है, कि जो उसकी सतह है उसके बिल्कुल अमूदन परपेंडिकुलर। कहता है अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दें 0.2 टेस्ला से 0.4 टेस्ला तक, ठीक है, तो कितने टाइम के अंदर? कहता है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ में। तो बताओ ये कि भाई उसके अंदर से कितना करंट फ्लो करेगा उस मेटालिक रिंग के अंदर से, जो कॉपर की मेटल रिंग है आपकी, उसके अंदर से। तो गिवन डाटा हमारे पास बचे, रेडियस ऑफ रिंग है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, उसको हमने बने सेंटीमीटर में था, हमने मीटर में कन्वर्ट कर लेना उसको, ठीक है। तो उसके सेंटीमीटर में गिवन थी, तो बेटे आपको पता है कि मीटर में जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो वो तो 0.04 मीटर बनेगी, या बेटे 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। इसी तरह रेजिस्टेंस हमारे पास जो गिवन है वो है बच्चे 1 मिली ओम की, तो उसको भी हम ओम के अंदर चेंज कर लिया। तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास 0.2 टेस्ला की है, इसके बाद इंक्रीज करके हमने 0.4 टेस्ला कर दिया। तो हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड कर लेंगे कि फाइनल माइनस इनिशियल है, तो वो हमारे पास आंसर है वो भी 0.2 टेस्ला ही आता है। अब कितने टाइम के अंदर ये 0.2 से 0.4 पे हम इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं? ये 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेकंड्स के अंदर जो हम इंक्रीज कर देते हैं। तो और हमने जो फाइंड करनी है चीज़ वो है बेटा हमारा करंट इन लूप। उस जो रिंग है उसकी जो लूप है उसके अंदर करंट कितना है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें सिंपल पता है जो ओहम्स लॉ को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो उधर आपने पहले देखा कि आपको पता है कि ये V इज इक्वल्स टू IR था। तो लेकिन मैंने आपको बताया हुआ कि बच्चे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका यूनिट और बचे EMF जो है इसका यूनिट क्या होते हैं? सेम होते हैं, ये सेम ही चीज़ है, उसको हमने सिर्फ मॉडिफाई किया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें करंट फाइंड करने के लिए यही क्वेश्चन किया कि I इज इक्वल्स टू EMF ओवर रेजिस्टेंस, ठीक है, कि उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी है वो भी हमें गिवन डाटा है। लेकिन इशू ये है कि हमारे पास EMF गिवन ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम EMF को फाइंड करेंगे, फिर बाद में इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो EMF आपको इंड्यूस्ड EMF फ्राइडेज लॉ से आपको पता है कि किसके इक्वल होता है बेटे? ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। अब हमारे पास जो है इधर फ्लक्स भी गिवन नहीं है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स तो हमें चले निकाल लेंगे, ठीक है, तो टाइम भी हमें दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास फ्लक्स जो है वो इधर नहीं है। तो पहले हम फ्लक्स को देखेंगे और उसके रिलेशन भी हमें पता है, पीछे पड़ा हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, कि वो B प्रोडक्ट होता है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया, ठीक है। अब क्योंकि परपेंडिकुलर अप्लाई किया हुआ तो जो एरिया की वजह नॉर्मल होगा वो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल होगा, इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने कॉस थीटा को इग्नोर कर दिया, उसके हमें ज़रूरत नहीं है। तो यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जब हम इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो बेटा कुछ इस शक्ल में, ठीक है, कि हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की जगह पर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है डेल B ओवर A। और क्योंकि फ्लक्स यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंज हो रहा है, क्योंकि रिंग जो है वो तो आपकी चेंज, उसका एरिया तो चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ सर्कल रिंग है हमारे पास, तो आपको पता है कि भाई जो रिंग का, ठीक है, जो हमारे पास रिंग है वो एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर होगी सारी की सारी। तो इसका हम जो एरिया सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इसमें, वो क्या होगा, πr स्केयर का फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें बच्चे इसका रेडियस जो है वो दिया हुआ है, तो हम इसी सर्कल का एरिया जो है वो πr स्केयर से फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये सर्कल का एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे, तो यही इक्वेशन बच्चे हमारी कुछ इस शक्ल में चेंज हो जाएगी, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एरिया, क्योंकि रिंग है तो रिंग का हमारे पास जो एरिया होता है वो सर्कल। तो अब हमारे पास रेडियस भी मौजूद है, पाई की वैल्यू भी मौजूद है हमारे पास बेटे, डेल्टा टी जो टाइम है हमें वो भी पता है। इशू आ गया किसका, नंबर ऑफ टर्न्स का। अब रिंग है तो बेटे आपको भी पता है कि उसकी एक ही लूप है, सिंगल है, तो उसमें एन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। रीज़न है कि बेटा उसकी सिर्फ सिंगल लूप होती है, एक ही बल होता है उसके अंदर, रिंग के अंदर, इस वजह से हम यूज़ करेंगे।
तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की बेटे, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला था, पाई की वैल्यू 3.14 है, सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका रेडियस जो था 0.04 का स्केयर ले लिया। और इसी तरीके से जो हमने डेल्टा टाइम था वो था 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, ठीक है। तो हमने लूप लिया, तो जो हमारा कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आया वो बचे 0.20096। अब याद रखिएगा कि हमारा आंसर जो है रिक्वायर्ड आंसर नहीं है, ठीक है। हमने असल में फाइंड क्या करना था, करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो करंट की वैल्यू अगर शुरू में आपको याद हो, फार्मूले में क्या था, मिसिंग था हमारे पास ईएमएफ, हमने ईएमएफ फाइंड कर लिया। वही फार्मूला जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस, जो कि ओम्स लॉ से हमें पता चला था, तो हम उसकी जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोनों की। आप देखो ईएमएफ की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है सारी, ठीक है। ये चीज़ है, रेट जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वो हमें गिवन है डाटा के अंदर, तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर बचे आ जाएगा कैलकुलेशंस करने के, डिवाइड करने के बाद, वो अप्रॉक्सीमेटली, ये देखिएगा कि आपका आंसर में भी 200.96 है, तो उसको अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, कैलकुलेटर से जब हम करेंगे तो वो 200.96 और इसके राउंड अबाउट कहीं आगे पीछे थोड़ा बहुत आंसर होगा, तो उसको हमने अप्रॉक्सीमेट कर लिया। तुम्हारा 201 या 201 एम्पेयर जो है, यूनिट आपको पता है करंट का एम्पेयर होता है, ठीक है। तो एम्पेयर हमारे पास आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, 17 वाला। उसमें वो क्या कहता है कि हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, ऑफ 10 टन्स, ठीक है, 10 कहता है बैलेंस के, उसका जो हमारे पास एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस कॉइल का, वो कह देता है कि हमारे पास कितना है, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। जो हमारे पास एरिया है वो है बेटा कितना, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कहता है ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो कहता है कि जो 0.5 टेस्ला की, अब कहता है कॉइल इज पुल्ड आउट ऑफ द फील्ड। आपने क्या किया कि 1 सेकंड के अंदर उस कॉइल को बाहर, 1 सेकंड टाइम लगाया और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से बाहर निकाल दिया। अब अच्छे आपको भी पता है कि अगर कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालोगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, ठीक है। तो जितनी हमें वैल्यू दी है असल में, ये आप ये कहते हैं कि 1 सेकंड में इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल आया तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड रहेगी नहीं, ठीक है, वो जीरो हो जाएगी। इसी तरीके से, और लेकिन जब अंदर मौजूद है तब 0.5 टेस्ला है। फिर कहता है कि भाई हमने उसको कितने सेकंड में, 1 सेकंड में बाहर निकाला, तो हमने फाइंड क्या करना है, हमें उसने टारगेट जो दिया कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है कॉइल के अंदर इतने टाइम के अंदर कितनी इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगी अगर 1 सेकंड में हम 0.5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड से उसको बाहर निकालें, ठीक है। तो गिवन डाटा के अंदर आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्न बचे 10 है, एरिया जो कॉइल का वो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर क्योंकि ऐसा यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो उसका मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो वही बात मैंने पहले भी आपको डिस्कस की थी कि आमतौर पे जब हम सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं, तो बेटे हम लोग क्या करते हैं, हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, 100 से डिवाइड कर देते हैं। सारे बच्चे इधर यही गलती करेंगे, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करना तो 100 से डिवाइड कर देंगे, पर बच्चे ये सेंटीमीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब हम डिवाइड जो इसको करेंगे वो 100 के स्क्वायर के साथ करेंगे। तो 100 का जो स्क्वायर है वो बच्चे 1/100 के स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है, तो हमारे पास 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर में। इसके बाद जो हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, बार बार मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि बेटे स्टेटमेंट को समझो, वो हमारे पास असल में चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि फाइनल मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी जीरो हो चुकी है, क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल लिया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, जैसे पता जितनी उसने दी थी उतनी ही चेंज होगी उसमें, कितने टाइम के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। तो फाइंड हमने क्या करना बेटे, इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है वही लास्ट न्यूमेरिकल किया, उसमें से सीधा सीधा हमारे पास जो है, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा कि भाई फ्राइडेज लॉ यूज़ करें, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास हैं, ये टाइम हमारे पास है। अब क्या है, ऊपर फ्लक्स है, फ्लक्स हम लोग इसको देख लेते हैं कि भाई कैसे फाइंड किया जा सकता है। फ्लक्स का वही फार्मूला जो लास्ट न्यूमेरिकल में किया, ठीक है, आपको पता है पहले। अब इधर भी वही बात है, उसने बार बार क्या कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये होगा कि जो नॉर्मल जो है आपका उस लूप का, ठीक है, दूसरा अगर आप जस्ट कंसीडर करें कि कॉइल है और इसका नॉर्मल क्या होगा, इस तरफ को होगा, और ये बिल्कुल पैरेलल होगा किसके, आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। तो इस वजह से हम लोग इसका कॉस को निगलेक्ट कर देते हैं कि कॉस 0 डिग्री 1 के इक्वल होगा आंसर, ठीक हो गया। अब इसमें फ्लक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना तुम्हारी इस शक्ल में चली जाएगी। अब हमारे पास वैल्यूज पूरी, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड भी है, एरिया भी है बच्चे, तो कहता है तमाम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, तो हमारे पास जो आंसर है, ठीक है, सॉरी वो एप्सिलॉन जो है वो अगर मल्टीप्लाई करने के बाद जिस तरह 0.5 है, 35 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 है, और ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो बेटे आ जाता है 1.75 10 की पावर -2,
ठीक है। तो यूनिट जो ईएमएफ का मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि ईएमएफ का और पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो सेम होता है, तो वोल्ट ही इसका भी यूनिट होगा आपका। तो इसी के साथ है हमारे जो से चैप्टर नंबर जो 15 है वो बटे एंड हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके जो न्यूमेरिकल्स भी थे वो भी सारे हमने देख लिए, ठीक है, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो आप अच्छे से इसकी तैयारी करें। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है बटे अल्टरनेटिंग, चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट का। तो इसको सिर्फ आज थोड़ा सा इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखेंगे। कल उसका जो फर्स्ट टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट का, उसमें ये चीज़ें हेल्प आउट करेंगी आपको, ठीक है। मतलब वो जो चीज़ें करवा रहा हूँ पहले टॉपिक में से ही है, लेकिन इंट्रोडक्शन के तौर पर। तो सबसे पहली चीज़ की डेफिनेशन अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, ठीक है। तो कहता है कि ऐसा करंट जो क्या करे कि अपनी पोलैरिटी टाइम के साथ साथ चेंज करता रहे। पोलैरिटी का क्या मतलब क्या बेटा, जिस तरह पोल्स होते हैं जो किसी भी सेल के, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव हो जाता है। तो यही कहता है कि असल में ये पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज करता रहता है ऐसा करता है। तो वेव फॉर्म अगर हम देखें तो अगर आपको रिप्रेजेंट नज़र आ रहा होगा बच्चे के, जो जीरो है ऊपर हमने क्या लिया पॉजिटिव और नीचे हमने नेगेटिव। तो इसकी पोलैरिटी लगातार देखें, एक टाइम अगर एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है तो ये इसकी आउटपुट फॉर्म है। अगर आपको याद हो, आपने जो लास्ट चैप्टर के अंदर जनरेटर का टॉपिक किया था, तो उसमें जो फाइनल फॉर्म आउटपुट हमें देता था करंट की, वो बेसिकली हमारे पास यही थी, ठीक है, वेव फॉर्म के अंदर, जिसे हम इसको वेव के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा साइकिल जो है पॉजिटिव है और ये सारा साइकिल नेगेटिव है। तो ये पोलैरिटी बेसिकली एक खास टाइम के बाद अपनी चेंज करके पॉजिटिव से नेगेटिव में चला जाता है। तो फिजिकली हम देखेंगे कि सर्किट में क्या होता है। तो कहता है कि भाई पहला अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल देखें, जस्ट कंसीडर करो कि सर्किट है, इसमें हमने एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स, मतलब बैटरी में आमतौर पर डीसी होता है, तो ये बैटरी नहीं लगाई हुई, हमने डायरेक्ट कहीं पर जनरेटर के साथ या किसी अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ हमने कनेक्ट किया। कह रहे कंसीडर करो कि हमने इसका कनेक्ट किया हुआ, तो जो ए टर्मिनल है वो शुरू में क्या है पॉजिटिव है और बी टर्मिनल जो है बच्चे वो नेगेटिव है। अब इस करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि हमारा जो बच्चे इधर ये समझ नहीं आएगी तो मैं ज़रा इरेज कर लूँ इसको। उसके बाद जो करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को आपका फ्लो कर रहा होगा, इस तरफ को, ये आपके करंट की डायरेक्शन है। तो ये तो हमें समझ आ गया कि ठीक है, पॉजिटिव साइकिल के अंदर हमारा जो करंट है वो इस तरफ को फ्लो कर रहा है। तो होगा क्या कि नेगेटिव साइकिल के अंदर आप गौर करो कि जो पॉइंट ए था, टर्मिनल ए पहले पॉजिटिव था, अब वही टर्मिनल जो है वो बेसिकली आपका नेगेटिव हो चुका है और टर्मिनल बी जो है वो आपका पॉजिटिव हो चुका है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे करंट की डायरेक्शन असल में अपोजिट हो गई है, अब दूसरी तरफ को हमारा करंट फ्लो करना शुरू कर दिया नेगेटिव साइकिल में। तो ये बेसिकली आपका पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल था, अब जो आंसर है आपका क्या आ गया, ये नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर चला गया। ये सेकंड डायग्राम आपकी है नेगेटिव हाफ साइकिल की, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो ए टर्मिनल है, सेम टर्मिनल एक ही, वो एक वक्त में क्या है पॉजिटिव भी हो जाता है और फिर कुछ टाइम के बाद वो नेगेटिव भी हो जाता है। तो ऐसे करंट को जो अपनी पोलैरिटी चेंज करता है हम उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी आउटपुट वेवफॉर्म है। इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आमतौर पे हमारे घरों में जितना भी करंट आता है वो सारा अल्टरनेटिंग करंट है। तो इसकी सबसे बड़ी जो बात है कि असल में इसके में जो ट्रांसमिशन जो है इसकी शामिल है, मतलब एक जगह से अगर हमने दूसरी जगह बड़े लॉन्ग डिस्टेंस पे, अब आपको पता है कि घर में जो आपके अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है या करंट आ रहा है वो बड़ी डैम से या कहीं दूर से आ रहा है, तो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए इसको ट्रांसमिट करना या ट्रांसमिशन इसकी वो ईजी है, इसका लॉस कम होता है, ठीक है, दूसरे के इंस्ट्रूमेंट। तो आम जिसकी फॉर्म देखेंगे कि हम थोड़ा सा फ़र्क भी देख लेते हैं कि भाई डीसी और एसी में क्या फ़र्क है। तो असल में ये जो आपकी ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है डायग्राम, ये अल्टरनेटिंग करंट है जो एक खास एक साइकिल के बाद क्या करता है अपना चेंज कर लेता है। तो जो रेड कलर में ये डायरेक्ट करंट है, मतलब वो पोलैरिटी चेंज नहीं करता। आमतौर पर आपकी जो बैटरी है आपने देखी होगी, गौर किया होगा उनको, कि उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव भी होता है और एक नेगेटिव भी होता है। तो ये बेसिकली डायरेक्ट करंट में हम बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अल्टरनेटिंग करंट में हम ये नहीं बता सकते कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। इसमें हम ज़्यादातर कंसेप्ट जो यूज़ करते हैं वो बच्चा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बेसिकली वो उसके अंदर एक ही वक्त में वो लगातार पोलैरिटी अपनी चेंज कर रहा होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये थोड़ा सा आपको फ़र्क वाजे करके अलग करके बता दिया कि ये आपके पास अल्टरनेटिंग करंट है और ये डीसी है, और ये अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। इसके बाद कुछ चीज़ें जो आपको नेक्स्ट टॉपिक के लिए ज़रूरी हैं आपके चैप्टर के अंदर करने के लिए भी, तो बट आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट का सिग्नल है ये एक वेव की शक्ल का, अगर आपको याद हो 9th में आपने पढ़ा था कि भाई वेव क्या चाहिए, वेव की भी यही शक्ल होती है, ठीक है। तो हम इसको वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें ये वेव मोशन की तरह का लग रहा है तो जाहिर सी बात है जैसे वेव मोशन के अंदर कुछ क्वांटिटीज़ थी वो इसकी भी होंगी।
तो उसमें जो पहली क्वांटिटी हमने देखी वो फ्रिक्वेंसी है। तो आमतौर पे क्या होता है कि नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड जो है ये फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। एसी की सिग्नल की ये फ्रिक्वेंसी होगी इसकी। मतलब क्या आप ये कह सकते हो कि यहाँ तक आपका ये 1 वाइब्रेशन है, ठीक है, इतना। तो ये कहते हैं ये एक साइकिल जो है कितने, 1 सेकंड में ये कितने ऐसे साइकिल्स रिपीट करेगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी इसकी फ्रिक्वेंसी। तो आमतौर पे पाकिस्तान में जो अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रिक्वेंसी है जनरली वो 50 हर्ट्ज से लेकर 60 हर्ट्ज के दरमियान में हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है। तो इसी तरह जब हमने ये कह दिया कि भाई अल्टरनेटिंग करंट का जो मोशन है वो जस्ट वेव लाइक है, वेव की तरह, तो अगर फ्रिक्वेंसी उसकी प्रॉपर्टी है, इसका मतलब है टाइम पीरियड भी उसका प्रॉपर्टी है। तो टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड रेसिप्रोकल का, असल में रेसिप्रोकल ही है फ्रिक्वेंसी का। फ्रिक्वेंसी में हमने देखा था कभी 1 सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड में असल में हम ये देखेंगे कि भाई एक वाइब्रेशन के लिए वो कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने क्या फिक्स किया था, हमने फिक्स कर दिया था टाइम को, सेकंड को। इधर हमने एक साइकिल को, मतलब एक वाइब्रेशन को फिक्स किया उसकी, एक साइकिल के लिए वो कितना टाइम लेता है। तो जो टाइम पीरियड है, ठीक है, तो आमतौर पे जो हमारे जनरेटर वगैरह है, एसी वगैरह की आउटपुट है जो आपकी पीछे, वो सोर्सेज होते हैं हमारे एसी जनरेटर आमतौर पर कॉमन जो अल्टरनेटिव करंट में प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ता है, अगर आप देखा होगा जनरेटर को, वो लगातार रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। तो वो रोटेटरी मोशन चल रहा होता है। तो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर अगर आपको गौर करो तो आपने देखा था कि जो जनरेटर का टॉपिक पढ़ा था उसमें आपने उसकी आउटपुट देखी थी कि वो क्या थी, कि उसकी ईएमएफ, ठीक है, उसमें ईएमएफ थी एक, ठीक है, इंस्टेंटेनियस जो इसको ईएमएफ कहते हैं। तो पीक ईएमएफ और एक साइन फंक्शन का है। तो बेसिकली ये जो वेव है आपकी नज़र आ रही है, वेव फॉर्म आपको, इसको हम साइनोसाइडल सिग्नल भी बोलते हैं। क्या आमतौर पर ये वेव जो है साइन फंक्शन को फॉलो कर रही होती है, ठीक है। तो साइन थीटा की अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो भी इसी शक्ल का होगा, साइनोसाइडल की जो पोलैरिटी लगातार चेंज कर रहा हो। तो इसी तरीके से अगर हमारे बटे ईएमएफ है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारे पास, क्योंकि जनरेटर से हम आउटपुट तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे होते हैं या करंट ले रहे होते हैं, तो वो रिलेशन भी इससे मिलता जुलता होगा। इसी तरह करंट का हम पीछे पढ़ के आए थे, यही होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारे पास V इज इक्वल टू वी नॉट है, ये वी नॉट क्या पीक वोल्टेज है इसकी, ठीक है। तो पीक वोल्टेज से हम देखेंगे कि हम ग्राफ के साथ इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि हमारी जो आउटपुट सिग्नल है वाकई इसी शक्ल का होता है, तो क्या पोजीशन होता है। तो ये है आपकी असल में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो हम ये भी पता चल गया कि हमारे जो सोर्स है अल्टरनेटिंग करंट का वो ज़्यादातर एसी जनरेटर्स होते हैं, ठीक है। और उसकी आउटपुट जो देती है, जो इस वेव की शक्ल में आती है, उसको ये इक्वेशंस रिप्रेजेंट करती हैं मैथमेटिकली, ठीक है। ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करती हैं, ग्राफिकली तो आपने देख ही लिया। तो ज़्यादातर ये चैप्टर जो आपका है, चैप्टर नंबर 16, ये ग्राफिकल है, ग्राफ्स होंगे। तो कल हम यही अल्टरनेटिंग करंट में कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि हाँ इंस्टेंटेनियस वैल्यू का, जैसे मैंने भी जिक्र किया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अलावा इसी ग्राफ के अंदर पीक वैल्यू क्या होती है मुझे, ठीक है। उसके बाद पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी, इसकी मीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ क्या होंगी। तो ग्राफिकल चैप्टर है, तो थोड़ा सा ग्राफ्स को देख लो कैसे चलते हैं हम लोग। तो लास्ट पर थोड़ा सा जनरेटर हमने पीछे टॉपिक किया भी था। तो है कि हम रोटेट करते हैं किसी को, करंट, एक कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो हमारे पास क्या आता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो जो वेव फॉर्म हमें आउटपुट आती है, ठीक है, जो हमारे पास आउटपुट आती है वो एक आपको नज़र आ रहा है इधर के, एक बच्चे क्या होता है, एक एसी वोल्टेज होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है। तो ये हमने लास्ट चैप्टर जनरेटर में भी किया था। अब हम उसको बेसिकली आउटपुट देखेंगे। जनरेटर जो हमें आउटपुट देता है उसका क्या मतलब होता है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके डिफरेंट बिहेवियर्स देखेंगे सारे के अंदर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको एसी अल्टरनेटिव करंट की जो फर्स्ट साइकिल है, मेन वैल्यूज़ के बारे में इंट्रोडक्शन है, वो चलेंगे लेके आगे। तो इसको पहले टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ो, ये चीज़ों को याद रखो, क्योंकि यही सारी बेसिक चीज़ें जो आज की हैं अल्टरनेटिव करंट की, यही हम आगे लेके चलेंगे। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।